नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी ज्ञान धारा सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं नई वाली जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज है उसका 6 क्लास वाली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। हेडिंग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ करके ना आपकी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी वैदिक या पोस्ट वैदिक उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में। और दूसरा, इस चैप्टर में थोड़ी बात की गई है महाजनपदों की। और इस चैप्टर में हम लोग केवल उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे जो वास्तव में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्या लिख रखा है। अच्छा, मेंटरशिप क्यों चाहिए होता है समटाइम्स इवन टू स्टडी एनसीईआरटी? बिकॉज देखिए यहां पर क्या लिख रखा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये उत्तर वैदिक कालखंड की बात की जा रही है या पोस्ट वैदिक, आपको वैदिक या पोस्ट वैदिक की बात की जा रही है, ये बातें नहीं बताई गई है। और पहली लाइन देखेंगे क्या लिख रखा है कि जो राजा होते थे ना संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ये लाइन एप्लीकेबल है किसके लिए? तो ऋग वैदिक राजाओं के लिए। पोस्ट वैदिक आते आते जो राजा का पद था वो अब वंशानुगत होता चला गया। वंशानुगत होता चला गया इट सिंपली मीन्स, ऐसे समझेंगे कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक में आप चले जाएंगे तो उत्तर वैदिक में यू विल बी फाइंडिंग कि राजा उतने स्ट्रॉन्ग, उतने इंफ्लुएंशियल नहीं होते थे, उतने मजबूत राजा नहीं होते थे। और मजबूत मतलब लोहा और लकड़ी वाला मजबूती नहीं। राजा को अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी अगर लोगों से पूछना पड़ रहा है तो दैट मीन्स उसको वीक राजा कंसीडर किया जाएगा। तो वर्तमान के लोकतंत्र में देखिए एक स्ट्रॉन्ग सरकारें होती हैं जिनके पास स्पष्ट बहुमत होता है, जैसे अभी बिहार में आया, जैसे केंद्र सरकार में, ठीक है, उसमें भी 2014-2019 में क्या हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी को उनको क्या मिला हुआ है, स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। लेकिन 2024 के इलेक्शंस में देखेंगे कि उनकी पार्टी का जो स्ट्रेंथ नंबर है वो बहुमत के आंकड़े 273 से 33 नंबर कम रह गया है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बड़े फैसले लेने के पहले आपको दूसरे दलों से भी पूछना होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब वो उतने स्ट्रॉन्ग आपको नहीं कंसीडर किए जाएंगे। सेम थिंग एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। राजा जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, तो आपका चयन अगर मेरे ऊपर डिपेंड करेगा तो हम भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करेंगे। और ये सारी कहानी दी गई है ऋग्वेदिक कालखंड की। एग्जाम में पूछते हैं कि राजा जन यानी लोगों के द्वारा कब चुने जाते थे, आपको ये कहानी है ऋग्वेदिक में। और पोस्ट वैदिक आते आते जानना है कि जो राजा का पद था वो वंशानुगत होता चला गया, अर्थात राजा का बेटा ही अब क्या हो रहा है, राजा हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3000 साल पहले राजा बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ठीक है, अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि पोस्ट वैदिक एरा आते आते क्या हुआ है ना। 3000 साल मतलब क्या हुआ? 3000 साल मतलब अपने को समझना है कि 2000 साल अभी के और 1000 बीसी। तो फिर वो चीज सच साबित हुआ ना जो अभी हम लोगों ने बात किया। हम लोगों को पता है कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो कालखंड है उसको हम लोग ऋग्वेदिक कालखंड के तौर पर कंसीडर करते हैं। और 1000 से लेकर के लगभग 600 बीसी तक का जो कालखंड है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं उत्तर वैदिक एरा के तौर पर। और वही लिख रखा है कि 3000 साल पहले या उत्तर वैदिक के आरंभ में अब राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत परिवर्तन दिखाई देने लगे। राजा जो है अब बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि का आयोजन करके राजा के रूप में वो प्रतिस्थापित हो गए। अब बड़े बड़े राजाओं का आपको देखने को प्रचलन मिलता है। अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। उन बड़े इवेंट्स की चर्चा की गई है जिसके आधार पर राजा का आपको प्रभुत्व बढ़ा। जैसे अभी के समय में समाज में देखेंगे ना तो बोला जाता है कि भाई वो अनंत सिंह साहब वो विधायक बनने के पहले क्या किया, उन्होंने एक भोज किया और भोज में 1000 10,000 20,000 लोगों को खिलाया। तो एक तरीके से समाज में ऐसा बना हुआ है कि जितना ही आप आकर्षक आयोजन करेंगे उतने ही आप प्रतिस्थापित, उतने ही महत्वपूर्ण राजा माने जाएंगे, उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाएंगे। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल देयर ऑल्सो। अब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। भगवान राम की कहानी याद करिए, भगवान राम भी क्या किए हैं, लंका में रावण को मार करके जब आए हैं तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का क्या किया, आयोजन किया। उसी क्रम में उनके अपने बेटे लव और कुश गलती से वो अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लेते हैं।
तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का मतलब ही होता था कि भाई एक घोड़ा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और जिस जिस राजा के राज्य से वो चीजें गुजरेंगी, अगर राजा ने आपके घोड़े को पकड़ लिया तो दैट मीन्स आपकी संप्रभुता, आपकी शक्ति, आपके पावर को हम चैलेंज कर रहे हैं, आपको आके मेरे से लड़ना होगा। लेकिन अगर आपने शांतिपूर्वक मेरे घोड़े को अपने राज्य से जाने दिया तो इसका सीधा साफ फिर यह है कि आप मेरी संप्रभुता स्वीकार करते हैं, आप अपने को मेरे अधीन देखते हैं, आप मानते हैं कि आप मेरे जितना ताकतवर नहीं है। वही लिख रखा है कि अगर घोड़े को आपने जाने दिया तो मतलब जो भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा है वो आदमी, वो राजा ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। एक और चीज जानेंगे, एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि राजा के दरबार में उससे संबंधित तो बहुत सारे लोग होंगे ना, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति किसको कंसीडर किया जाता था, राजा के सबसे क्लोज किसको कंसीडर किया जाता था, तो उसके सारथी को किया जाता था। आप सोच करके देख सकते हैं ना कि भाई पहले युद्ध वगैरह क्या होते थे, रथों पर बैठ के राजा जी आते थे, और बाकी किसी ने धोखा दिया आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके सारथी ने अगर आपको धोखा दे दिया ना तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, उसका सारथी होता था। महाभारत का युद्ध याद करिए, कौन किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं थे, एक ही मामले में कमजोर थे कि जो भगवान कृष्ण थे, अर्जुन के जो सारथी भगवान कृष्ण थे, वो हर तरीके से अर्जुन को विजय दिलवाना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ शल्य ये प्रयास करते थे कि किस तरीके से डिमोटिवेट किया जाए कर्ण को। आप लोगों ने देखा होगा, वो महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन का रथ सामने से आ रहा है और शल्य क्या करते हैं, बार बार हतोत्साहित करते हैं कर्ण को कि बोलो तो भगा के ले चले, सामने से वो अर्जुन आ रहा है, अर्जुन तो फिर अर्जुन ही है। तो दैट मीन्स राजा का सारथी बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बार बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछा हुआ है, वही उसका सहचर इत्यादि होता था। ठीक है, तो इस एक फैक्ट को भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। उसके अगले में देखेंगे कि राजा के पास क्या होते थे, पुरोहित होते थे, और पुरोहित क्या करते थे कि पवित्र जल का छिड़काव करते थे और साथ साथ कई अनुष्ठानों को परफॉर्म करवाते थे राजा के बिहाफ पर। अगला चीज कि विश्य या जो वैश्य लोग होते थे, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को माना गया, ब्राह्मण्स के नीचे क्षत्रियास को माना गया, क्षत्रियों के नीचे वैश्य कम्युनिटी को माना गया, और माना गया कि उत्पादक गतिविधियां जैसे बिजनेस इत्यादि में कौन से लोग इंडल्ज हैं, कौन से लोग संलिप्त हैं, यही वैश्य समाज या विश्व समाज। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान का तबका था शूद्र, उनको कभी भी आपको ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। अगला देखिए क्या लिख रखा है, अगला लिखा है कि ग्रंथों को बांटा गया है ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक के तौर पर। हम लोगों को पता है ना कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसको, उसके मोस्टली 4 पार्ट है। सबसे पहले वेद है, वेद को फॉलो करते हुए ब्राह्मण है, ब्राह्मण को फॉलो करते हुए अरण्यक है, और अरण्यकों को फॉलो करते हुए उपनिषद है। ठीक है, यही क्रम है। सबसे पहले हिंदुओं ने सनातन संस्कृति में किस ग्रंथ की रचना की गई है, तो वेदों की रचना की गई है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि किताबों का एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। जैसे आप सोच के देखिए कि कई बार हिंदू समाज में प्रिवेलेंट तथ्य यह है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा महापाप है, आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है, चोरी करना सबसे बड़ा महापाप है। तो वैदिक साहित्य में अगर इस तरीके से 4 लाइंस लिख दी गई तो एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सबसे बड़ा पाप क्या है, आत्महत्या करना है या झूठ बोलना है या क्या है। तो वेदों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है ब्राह्मण किताबों में। ठीक है, फिजिक्स में एक बहुत डिफिकल्ट सी किताब आती है इरोडोव, आप जाकर के मार्केट में देखिए, उस इरोडोव में इतने कठिन प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स के कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे ही आप मान सकते हैं कि जो वैदिक किताबें हैं उनका एक तरीके से सॉल्यूशन, उन्हीं की बातों को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है ब्राह्मण किताबों में। अरण्य मतलब होता है जंगल। अगर आपने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया और आप जंगलों की तरफ अब जा रहे हैं तो किन आप मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, किन नियम कानूनों का आप पालन करेंगे। अरे भाई आप जंगल जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप ईश्वर की आराधना में अपना मैक्सिमम समय आपको व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे भी 4 टाइम खा रहे हैं और दिन भर पड़े रह रहे हैं। ईश्वर छोड़िए, मक्खी आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अरण्यक किताबों में बताया गया है कि अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हैं, सन्यासी बनने सोच रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों का आपको त्याग करना होगा,
आपका आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर आखिर में लिखे गए हैं उपनिषद। इसी के साथ जो आपको ऑथेंटिक जो प्रमाणिक वैदिक साहित्य है उनका अंत हो जाता है। इसीलिए उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है, इनको और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं आपको वेदांत। वैदिक ऑथेंटिक टेक्स्ट का अंत हो गया एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि टर्म हम लोग यूज करते हैं वेदांत। अब आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण बाकी जो ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। याद रखेंगे हमेशा कि ऋग्वेदिक साहित्य के तौर पर केवल एक पुस्तक को हम लोग लेते हैं विच इज ऋग्वेद। ऋग्वेद के अतिरिक्त ये 3 वेद, सामवेद हो गया, उसके अतिरिक्त यजुर्वेद हो गया, ठीक है। तो बाकी जो 3 वेद हैं उन, अथर्ववेद हो गया, उन 3 वेदों को प्लस ब्राह्मणों को और प्लस अरण्यक को और प्लस उपनिषद को हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, उत्तर वैदिक ग्रंथों में। यहां केवल सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिख रखा है, लेकिन एग्जाम में पूछे कि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों की रचना किस समय की गई है, तो ये भी उत्तर वैदिक कालखंड के हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि ब्राह्मण किताबों में वैदिक टेक्स्ट का, वैदिक बातों की व्याख्या की गई है। तो यहां पर तो क्लियरली लिख रहा है ना, ये तो लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न हो गया कि अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद ये लिखे गए हैं उत्तर वैदिक। तो पहले किताब लिखेंगे तब तो उसको चीजों को एक्सप्लेन करेंगे ना। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बाकी आपको ब्राह्मण और अरण्यक भी बाद में ही लिखे गए हैं, उपनिषद भी उत्तर वैदिक कालखंड में ही लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुरोहित ने क्या किया, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिनको वर्ण कहते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि 4 वर्णों में क्या कौन से लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जिनके जिम्मे काम दिया गया कि आपको लोगों को शिक्षा देनी है। और उस समय शिक्षा का प्रोमिनेंट तरीका क्या होता था, उस समय कोई आपको रॉकेट साइंस थोड़े सिखाया जाता था, वैदिक ग्रंथ सिखाए जाते थे। तो ब्राह्मणों से एक्सपेक्टेड था कि आप वेदों का खुद भी अध्ययन करिए और अध्यापन करिए, दूसरों तक उन चीजों को सिखाइए। दूसरा क्षत्रिय लोगों का था या शासकों का था। क्षत्रिय शब्द जानते हैं कहां से बना है, छत्र से बना है। छत्र मतलब छाता। छाता क्या काम करता है, बारिश के दिनों में हम लोगों को बारिश से बचाता है और गर्मी के दिनों में धूप से बचाता है, राइट। तो अगर आप क्षत्रिय हैं, आप वीरभद्र हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप समाज पर आने वाली विपत्तियों से समाज की रक्षा करेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट वर्ड क्षत्रिय इज देयर। तो काम क्या करना हुआ, समाज पर विपत्ति आएगी तो आपको युद्ध करना है, लोगों की रक्षा करनी है। तीसरे स्थान पर कौन से लोग हैं, विषय या वैश्य लोग हैं। इसमें उत्पादक गतिविधियों में संलिप्त लोग थे, जैसे कृषक हो गए, पशुपालक हो गए और व्यापारी हो गए। ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिख मिलेगा आपको कि ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय प्लस वैश्य को कहा जाता था द्विज। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। इस तीनों लोगों को क्या था, उपनयन संस्कार का अधिकार था। उन लोगों को सेक्रेट थ्रेड, जनेऊ धारण करने का अधिकार था। और दूसरा जन्म मतलब, पहला जन्म मतलब हिंदुइज्म सनातन संस्कृति मानती है कि जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध होता है, हमारे कोई गुण अवगुण होते ही नहीं है जन्म के समय। और जैसे जैसे हम बड़े होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एक तरीके से हमारा वो दूसरा जन्म होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि एग्जाम में पूछे कि द्विज की संकल्पना के अंतर्गत या 2 बार जन्म लेने वाली संकल्पना के अंतर्गत किन 3 वर्णों को रखा गया था, तो शूद्रों को छोड़ करके बाकी 3 वर्णों को रखा गया था। अंतिम पायदान पर शूद्र लोग थे, इनका काम था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। और अनफॉर्चुनेटली न तो इनको अनुष्ठान करने का अधिकार दिया गया और साथ साथ औरतों का भी जो सामाजिक परिस्थिति थी वो भी शूद्रों के समान ही थी। मतलब उनकी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनको भी वेरियस आपको इवेंट्स में, बहुत सारे अनुष्ठानों में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था। और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। अब ये सारी राम कहानी हम लोगों ने जान ली, लेकिन फिर मेंटरशिप जानते हैं क्यों चाहिए होता है? बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो राम कहानी हम लोगों ने पढ़ा, ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल था। क्या वैदिक संस्कृति में ये चीजें एप्लीकेबल थी या पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक में एप्लीकेबल थी? तो एक चीज आप लोगों को जानना चाहिए विच इज कि जो वैदिक संस्कृति रही हुई है ना,
वो वर्ण व्यवस्था आधारित थी, और जो उत्तर वैदिक संस्कृति हुई ना, वो एक तरीके से जाति आधारित हुई। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ कि भाई, वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार के अंतर्गत गुणों के आधार पर एक व्यक्ति ब्राह्मण, एक व्यक्ति क्षत्रिय, एक व्यक्ति शूद्र और एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते इसको वंशानुगत बना दिया गया। जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, समाज के जो भी महत्वपूर्ण लोग थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए नियम कानूनों में विसंगतियां उत्पन्न की, और अब बोला गया कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको वैदिक ज्ञान है या नहीं है। क्षत्रिय का बेटा हो सकता है कि लड़ने भिड़ने में कितना भी कमजोर हो, बट उसी को सैनिक में अपॉइंट करेंगे, तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, देश और संस्कृति का नाश करेंगे, बिकॉज ना वो अपनी रक्षा कर सकता है ना समाज की रक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि वैश्य का बेटा बहुत बिजनेस करने में कैपेबल नहीं हो, आप उसको 10 लाख दीजिए, वो आपके 40 लाख डुबा रहा होगा, बट फिर भी आपने उसको क्या किया, बिजनेसमैन बना करके रख दिया। अच्छा, तो ये सारी बातें जो लिखी गई हैं कि महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये सारी राम कहानी एप्लीकेबल है उत्तर वैदिक कालखंड पे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना कि एक टर्म होता था ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जिन महिलाओं ने वेदों में बहुत सारे सूक्तों की रचना की। तो भाई सवाल उठता है कि अगर उनको वेद पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो फिर वो किस तरीके से रचना इत्यादि कर पाए। सीधा सा उत्तर जानेंगे कि बहुत सारे सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस महिलाओं और शूद्रों के ऊपर लगाए गए हैं पोस्ट वैदिक एरा में, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये जितनी चीजें लिखी गई हैं ये उत्तर वैदिक, और व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड उत्तर वैदिक, इट सिंपली मींस 1000 से लेकर के 600 बीसी उतने पर एप्लीकेबल है। ठीक है, अगले में आते हैं। लिखा हुआ है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, ये लाइन सच है, लेकिन किसके लिए सच है, उत्तर वैदिक के लिए सच है। वैदिक संस्कृति में जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी है, उसमें आपके गुणों के आधार पर आपके व्यवसाय, आपके वर्ण का चयन किया जाता था। लेकिन अब चीजें वंशानुगत कर दी गई ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। बाद में एक अछूत की संकल्पना का भी जन्म होता है। ठीक है, और यही रीजन है कि आज के समय में अनटचेबिलिटी इत्यादि भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसी विसंगतियां हमको देखने को मिलती हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 है वो हर रूप में आपको छुआछूत की निंदा करता है, और इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अछूतों में कौन से लोग शामिल थे उसको देख लीजिए। जो शिल्पकार लोग थे, शिकारी लोग थे, या भोजन संग्राहक लोग थे। ठीक है, बेसिकली एक सामान्य समाज के बाहर के जितने भी लोग थे ना, ठीक है, जैसे अगर आपको शिकार इत्यादि करना है तो आपका इंटरेक्शन जंगलों से ज्यादा होगा। आप बहुत फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे कि अपना गांव घर छोड़ करके जंगलों की तरफ जा रहे होंगे। इन लोगों को अछूत बोल दिया गया। साथ ही इसमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, और इन लोगों से संपर्क को अपवित्र मान लिया गया। ठीक है, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर आप चले जाएंगे ना, तो इस कालखंड में भी सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र चले जाएंगे या ओवरऑल जनजातीय क्षेत्रों में आप चले जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर सामाजिक विसंगतियां, असमानता इत्यादि काफी कम होगा। आपको जान करके आश्चर्य हो सकता है कि महात्मा गांधी वो चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए शराबबंदी। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि अगर एक दिन के लिए भी हमको डिक्टेटर बनना पड़े ना, एक दिन के लिए भी हमको तानाशाह बनने का मौका मिले, तो हम शराबबंदी करेंगे। और फिर भी ये चीज नहीं लागू की जा सकी, बिकॉज संविधान सभा में झारखंड के तरफ से कोई जयपाल सिंह थे, ठीक है, वो ट्राइबल सोसाइटी के से आते थे। उन्होंने कहा कि नहीं बापू, देखिए सामाजिक विसंगतियां अगर आप देखिए तो हमारे समाज में कम है, हमारे समाज में छुआछूत नहीं होता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा लीकर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, और उसको फोर्सफुली आप हम लोगों से छीन नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो यही रीजन है कि ट्राइबल कम्युनिटीज में चले जाइए या पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, आपको सामाजिक असमानताएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं अगला एक टर्म विच इज जनपद। ठीक है, जनपद मतलब हम लोगों को सिंपली समझना है, जनपद में दो शब्द इन्वॉल्व है, जन और पद। जन मतलब लोग, पद मतलब पांव। लोगों का पांव जहां है वहीं पर उनका पूरा शरीर भी होगा, तो दैट मीन्स की ऐसी जगह जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बसना स्वीकार किया, उनको कहा जाता है जनपद। उसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के बसने की जगह। और लगभग 600 बीसी में हम लोगों को पता है कि इस कंट्री में महाजनपद डेवलप किए। उनकी संख्या कितनी थी? 16। उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण था विच वॉज मगध। ठीक है, अब इनके अवशेष कहां पर पाए जाते हैं उस चीज को एक बार नोट डाउन करेंगे। देखिए क्या लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर चले जाइए, और दिल्ली में पुराने किले के आसपास जब खुदाई की गई है तो ऋग्वेदिक संस्कृति से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिली हैं। याद करिए कि हस्तिनापुर और दिल्ली, ये इंद्रप्रस्थ वगैरह की जो कहानी है, पांडवों और कौरवों की कहानी है, ये किस जगह के आसपास की है? ये है आपको हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब प्रेजेंट टाइम का आपको क्या हो गया? मेरठ हो गया। इस चीज को एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे कि हस्तिनापुर मतलब दिल्ली नहीं है, दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ है, और हस्तिनापुर मतलब उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास है। ये एक क्या है? वैदिक संस्कृति से संबंधित एक पौराणिक साइट है। इसके अतिरिक्त अतरंगी खेड़ा आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछ देते हैं, पुरानी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ये भी आप वैदिक सभ्यता से संबंधित एक साइट है, और प्रेजेंट टाइम में ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के आसपास है। ठीक है, अगला देखिए क्या पता चलता है कि खुदाई से हम लोगों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये सारी राम कहानी से ये हम लोगों को पता चलता है कि जो आरंभिक वैदिक लोग थे वो कृषक थे, और कृषक थे और ग्रामीण सभ्यता वाले लोग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हम लोग शहरी सभ्यता के तौर पर जानते हैं, और इन लोगों को हम लोग जानते हैं कैसे लोगों के तौर पर? ग्रामीण संस्कृति के तौर पर इन लोगों को हम लोग जानते हैं। अगला देखिए क्या लिख रखा है, मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, और मिट्टी के जो बर्तन इन्होंने यूज किए हुए हैं आर्यंस ने, उनको हम लोग बोलते हैं चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, चित्रित मतलब उसके ऊपर कुछ चित्र बनाया गया है। अगला धूसर, धूल जैसा कलर। ठीक है, जो आपको गेरुआ रंग होता है, भूरा कलर होता है, वैसे पात्र मिले हुए हैं मिट्टी के, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगले में आइए देखते हैं क्या लिख रखा है। 1500 साल पहले, मोटे तौर पर 500 या 600 बीसी की ये कहानी है। इस समय में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद आपको राइज करते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि कंप्लीट ये क्लासेस नहीं है, इसमें हम लोग मोस्टली बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना ही। इसके अतिरिक्त हर चैप्टर को हम लोगों ने और डिटेल में कवर अप किया हुआ है, एक बार उन चैप्टर्स को भी आप रिफर करेंगे। तो लगभग 600 या 500 साल पहले कुछ महाजनपद जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, और वही जनपद जब बड़े हो गए ना, तो बड़े चीजों को क्या बोला जाता है? महान या महाजनपद हो गए। उनका नंबर है 16। अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी। ठीक है, जैसे मगध रूल किया जाता था पाटलिपुत्रा या पटना के थ्रू, और अगर आपकी राजधानी होगी वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण लोग, राजा और मंत्री परिषद रहेगी, तो दैट मीन्स कि उस जगह की आपको किलेबंदी करनी होगी। और किलेबंदी करने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि वहां पर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाएंगी। महाजनपदों का यहां पर एक ब्रीफ आपको दिया गया है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, जैसे गांधार यहां पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला में ही क्या थी? तक्षशिला दुनिया का पहला कॉलेज माना जाता है, और वहीं पर आचार्य जो चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे वो पठन पाठन का काम करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आ जाइए, सबसे नीचे का जो महाजनपद था दैट वाज अस्मक, और वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, बिहार से संबंधित बात किया जाए या ओवरऑल पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। सबसे पूर्व में कौन सा था? अंग था। और महाराज कर्ण
की जो जन्मस्थल की जो कर्मस्थली है वो यही अंग है। भगवान जो कर्ण थे वो कहाँ के राजा थे, वो अंग के राजा थे। और इस समय में जो अंग है वो बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिलों में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक आप वज्जी देख पा रहे होंगे, और वज्जी मतलब समझना है कि यहां पर एक तरीके की संघीय व्यवस्था बनाई गई थी। छोटे छोटे राज्य एक साथ उन्होंने एक नियम कानूनों के अंतर्गत शासित होना स्वीकार किया था। तो पूछेंगे कि महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद एक तरीके से संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत था, तो उसका फिर आंसर होगा वज्जी। हस्तिनापुर हम लोगों ने बात किया हुआ है कि भाई हस्तिनापुर अभी के समय का उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। पांडवों और कौरवों की कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके नीचे पांचाल देख रहे होंगे आप, ठीक है। पांचाल, द्रौपदी को एक्चुअली में क्या कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है, क्योंकि पांचाल नरेश की वो बेटी थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये भी महाभारत कालखंड से संबंधित है। अवंती या उज्जैन देखिए, ठीक है, अवंती महाजनपद का नाम, राजधानी उज्जैन। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि उज्जैन का एक पुराना नाम है धार, ठीक है, क्या है, धार। ये विक्रमादित्य वगैरह की कहानी किनकी है, तो विक्रमादित्य वगैरह की कहानी भी आपको उज्जैन या धार नगरी की ही है। अवंती के वो राजा थे। और अभी के समय में सिग्निफिकेंस देखिए तो उज्जैन में महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और महाकालेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो आप एक तरीके से मृत्यु के ऊपर विजय पा रहे हैं। मृत्यु से भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर एक आपको कौसाम्बी दिख रहा होगा, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, कौसाम्बी दिख रहा होगा या कौशल दिख रहा होगा। कौसाम्बी मतलब मान करके समझ चलना है कि ये कहानी है किसकी, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के आसपास की कहानी है। कौसाम्बी के राजा उदयन वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौशल महाजनपद दिख रहा होगा, ठीक है। कौशल की क्या कहानी है, भगवान राम कहां के राजा थे, अयोध्या उनकी राजधानी थी, उनके राज्य का नाम कौशल था। तो एक महाजनपद ये हो गया। और इसी तरीके से और डिटेल में भी हम लोगों ने बात किया हुआ है सारे के सारे महाजनपदों के बारे में, उसको एक बार अलग से क्लास में देख रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर केवल उतनी ही चीजों की बात करेंगे जितनी एनसीईआरटी में आपको दी गई है। अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है। अब उत्तर वैदिक कालखंड आते आते ना राजा सेना रखने लगे थे। होता ये था ना कि जो ऋग्वैदिक राजा थे वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, वो जनता के द्वारा दिए गए स्वैच्छिक कर से उनका गुजारा चलता था। और जो कर जनता अपनी मन से दे देती थी उसको कहा जाता था बलि। बलि मतलब पशुओं की बलि नहीं समझना है। अगर वैदिक संकल्पना की बात की जाए तो बलि मतलब होता था स्वैच्छिक कर जो जनता राजा को देती थी। तो अब स्वैच्छिक कर मतलब समझिए कि राजा को आज मेरी इच्छा की तो हम उनको 10 रुपया दिए, कल इच्छा की तो 100 रुपया दिए। लेकिन राजकाज ऐसे नहीं चलता है। अगर आप आज आपको सरकार बोल दे कि जाओ इनकम टैक्स मन करे तो देना, नहीं मन करे मत देना, तो सारे लोग नहीं देंगे। तो अगर सारे लोग टैक्स नहीं देंगे तो दैट मीन सरकार के पास सरकारी कामों के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि सरकार फिर कोई स्थायी तौर से सेना इत्यादि या पुलिस नहीं रख पाएगी। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते क्या हुआ है कि राजा अब सेना रखने लगे थे। उनके लिए क्या किया गया, सिपाहियों को अगर आप नियमित वेतन नहीं देंगे तो सिपाही आपके पास नहीं रखे रहेंगे। अब नियमित वेतन देने के लिए जनता से नियमित कर लिया जाता था और उसी पैसे से सिपाहियों का भरण पोषण किया जाता था। आगे जाकर के मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स लाता है कौन सा व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी। वो बेवकूफ आदमी नहीं था। उसने क्यों इतने मार्केट रिफॉर्म्स किए, बिकॉज मंगोलों से अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, देश तो क्या ही बचाता, अपने व्यक्तिगत राज्य को बचाने के लिए उसने क्या किया कि भाई एक बड़ी सी सेना रख ली। और सेना को जब तक आप प्रॉपरली वेतन नहीं देंगे ना तो किसान का विद्रोह बर्दाश्त कर लेंगे, उसको लड़ने भिड़ने नहीं आता है। लेकिन सिपाहियों को समय पर वेतन नहीं मिला तो आप क्या कर रहे होंगे कि भाई अब तो राजा की ही हत्या कर रहे होंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब जनता से स्थायी तौर से कर लिया जाता था।
और तब सिपाहियों को भी नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और भुगतान किसमें किया जाता था? आहत सिक्कों में भी भुगतान करना प्रारंभ कर दिया गया था। आरंभिक सिक्कों को आहत कहते थे। आहत इसलिए कहते थे बिकॉज उन सिक्कों को मार पीट करके एक तरीके से भट्टी में एक प्रॉपर शेप दिया जाता था, उनकी पिटाई करके, इसीलिए आहत सिक्के कहा जाता था। ये देखिए क्या लिख रखा है, कौशाम्बी महाजनपद के बारे में पूछे तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, आज के समय में प्रयागराज, इसको समझना है। अगला पूछ रहा है कि महाजनपदों के जो राजा थे वो ऋग्वैदिक राजाओं से कैसे भिन्न थे। अब जो महाजनपदों के राजा थे या उत्तर वैदिक जो राजा थे, उनके पास अस्थाई एक तरीके से इनकम, उनका जो अब इनकम होता था, उनकी आय होती थी, वो स्थायी होती थी। बिकॉज आपने जनता के ऊपर टैक्सेशन फिक्स कर दिया है कि इतना बाबू तुमको हमको देना ही देना है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये लोग अब ज्यादा पावरफुल राज्यों का निर्माण कर पाए। ठीक है, अगले में आइए, वही लिख रखा है कि भाई कैसे ये लोग अलग हैं। तो जो महाजनपदों के राजा हैं वो लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों, जिनको कि बलि इत्यादि कहा जाता था, उस पर अब आप निर्भर नहीं है, बल्कि अब आपको नियमित रूप से कर वसूलने का अधिकार मिल गया है। और अब आपको नियमित तरीके से क्या मिल रहा है? पैसा रुपया मिल रहा है। अगला जानेंगे कि यूजुअली कितना लिया जाता था किसानों से, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, मोटे तौर पर 16-17% मानेंगे, 16.67% ये हुआ। ठीक है, तो ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछते, पूछते ऐसे ही है कि उपज का कौन सा हिस्सा लिया जाता था, तो 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप कारीगर हैं तो आप से क्या किया जाता था? अगर आप किसान हैं तो 1/6 हिस्सा दे दीजिए। आप कारीगर हैं तो भाई आप क्या करिए कि कर के बदले श्रम के रूप में आप अपना कर चुका दीजिए। जिस भी काम को करने में आप एक्सपर्टीज हैं, वही काम राजा के लिए जाकर के क्या कर दीजिए, महीने में एक दिन करके आ जाइए। अगर आप बुनकर हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, तो राजा के लिए महीने में एक दिन आपको फ्री में काम करना होगा। राजा के लिए गहने इत्यादि बना दीजिए या राजा के लिए हथियार इत्यादि बना दीजिए, उतने ही से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगले में आइए, कृषि में परिवर्तन भी शुरू हुए। अब लोगों ने क्या किया है कि धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया है। रोपण मतलब आपकी जो अब कृषि वाली आय भी है वो भी ज्यादा स्थायी होगी। अगले में देखिए क्या बोलता है कि मगध के बारे में सबसे पहले आपको बोलता है कि मगध को ढूंढिए। मगध मतलब क्या हुआ? दक्षिणी बिहार हुआ। ठीक है, दक्षिणी बिहार मतलब गया इत्यादि हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, ठीक है, पटना हो गया, ठीक है, वैशाली इत्यादि, यहां पर क्या है? मगध है। 200 सालों के भीतर भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और रीजन क्या था? तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। अगर नदियां आपके पास है तो दैट मीन्स आदमी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें भी रोटी के बिना आप 2-4 दिन सरवाइव कर जाएंगे। 2-4 दिन अगर आपको खाना नहीं मिले ना तो आप रह जाएंगे। जतिन दास का एग्जाम्पल देखिए, वो 64 दिनों तक की भूख हड़ताल करके वो मरे हैं। और किनके वो साथी थे? तो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ सरदार भगत सिंह। जतिन दास का एग्जाम्पल, जतिन दास हैं जो कि 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मरे, लेकिन शहीद हुए, पार्डन में, मेरी गलती है। लेकिन पानी के बिना 64 डेज हम आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है, मगध को इस चीज का एडवांटेज था कि गंगा और सोन जैसी नदियों के पास ये अवस्थित था। पुराने समय में क्या होता था ना कि नदियां यातायात की सबसे अच्छी साधन होती थी। पहले जंगल बहुत ज्यादा थे, तो जंगल में होकर के अगर आप गुजरेंगे ना तो कहां पर कौन डाकू उंगली माल आपकी उंगली काट करके लेकर के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप जलीय यातायात के थ्रू अगर ट्रेवल करते हैं, जल मार्गों के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो दूर तक आपको नदी में दिखता है कि हाँ भाई दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। उसके अतिरिक्त जल वितरण, वही जो हम लोगों ने बात किया, प्यास बुझाने के काम आएगा। और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उसके लिए नदियों से आपूर्ति हो जाती थी। उसके अतिरिक्त जंगल में रहने वाले जो हाथी होते थे उनको पकड़ करके उनको अगर आपने प्रशिक्षित कर दिया, तो उस प्रशिक्षित किए जाने के बिहाफ पर आप देखेंगे कि फिर भाई वो आपके लिए युद्ध इत्यादि में एसेट हो जाएंगे। हाथियों के सहारे आप क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी सेनाओं को जीत सकते हैं। जैसे एलेक्जेंडर जो पोरस के साथ लड़ता है,
पोरस को हराने के बाद उस पोरस की सेना में लगभग 20-22 हाथी थे, और जब उसकी सेना को पता चलता है कि आगे कोई आपको धनानंद है मौर्य में, जिससे लड़ने के लिए मेरा राजा भेज रहा है और जिसके पास 6000 हाथी है, तो उसकी सेना में विद्रोह हो जाता है कि भाई जैसे आदमी क्या है, उनको एक तलवार मार के आप मार सकते हैं, लेकिन हाथी इत्यादि अगर 20 आपकी सेना में छोड़ दिए गए तो वो भगदड़ मचा देंगे, आपकी सेना को रौंद करके रख देंगे। तो ये भी एक एडवांटेज था कि बगल में ही दक्षिण बिहार के नीचे अगर आप चले जाएंगे या आप बंगाल तरफ चले जाएंगे, तो अभी भी देखेंगे झारखंड और बंगाल में हाथी उपद्रव मचाते हैं, उस समय तो और बड़ी संख्या में हाथी रहे होंगे और इन्हीं हाथियों के सहारे सेना स्ट्रांग हो जाती थी। इसके अतिरिक्त झारखंड हो गया और नीचे उड़ीसा हो गया, इन सारी जगहों पर क्या आपको देखने को मिलेगा, लौह अयस्क की खदानें देखने को मिलेंगी। और लौह अयस्क मतलब आप बड़े अच्छे अच्छे हथियार, तलवार, भाले इत्यादि बना सकते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, जैसे अगर बिंबिसार की बात की जाए तो ये लगभग 544 से लेकर के 492 या 493 बीसी तक रूल करते हैं, और इनके बाद इनके जो पुत्र हैं 492 बीसी इत्यादि से रूल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आरंभ के बहुत शक्तिशाली राजा थे। आगे जाकर के महापद्मनंद हुए, जो अपने को एक राट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि दो ही राजा रहे हुए हैं नंद वंश के, एक धनानंद जो उतना इन्फ्लुएंशियल, उतना पावरफुल राजा नहीं था, लेकिन महापद्मनंद बहुत ही योग्य शासक थे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इनके डर से भी लोग आक्रमण इत्यादि नहीं करते थे। आरंभ में मगध की राजधानी क्या था, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, राजगृह। राजगृह मतलब आधुनिक राजगीर समझना है इसको, नालंदा जिले में है। कई सालों तक ये मगध की राजधानी रहा और बाद में राजाओं ने इसको शिफ्ट कर दिया है कहां, पाटलिपुत्रा, जो आज का पटना है। और आज का जो पटना है इसके दो और पुराने नाम एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, एक तो है कुसुमपुर और दूसरा है अजीमाबाद। ठीक है, तो इनिशियली जो राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर थी और बाद में इसको कहां स्विच कर दिया गया, पाटलिपुत्रा। अगले में देखिए, 2300 साल पहले मेसोडोनिया का राजा सिकंदर, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोलते हैं, वो विश्व विजय करना चाहता था। इंडिया की तरफ आता है और इंडिया की तरफ आने का उसका ईयर एग्जाम में पूछ देते हैं, 2 ईयर बार बार पूछते हैं। इंडिया आता है ये 326 बीसी में। कितने साल ये इंडिया में रहा, लगभग 19 महीने रहा। इसकी मृत्यु कब होती है, 323 बीसी में होती है। और कहां पर होती है, तो वापसी के क्रम में बेबीलोन में होती है। ठीक है, उसी अलेक्जेंडर की बात की गई है। उसने किस भारतीय राजा को हराया, पोरस को हराया। ठीक है, और पोरस को हराया है झेलम नदी के किनारे, बट उसने पोरस की हत्या नहीं की, उसको भी फिर से राज करने दिया। ठीक है, विश्व विजय करना चाहता था। तो अगर आप विश्व विजय करना चाहेंगे ना और इंडिया को कॉन्कर करेंगे, तो भाई मैसेडोनिया मतलब यूरोप, यूरोप से जब आप आ रहे होंगे ना, तो आप क्या करेंगे, तुर्की इत्यादि को कॉन्कर करते हुए आएंगे। मिस्र वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका का स्टार्टिंग मुहाना। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, आपको ईरान, इराक, इन सबको पार करता हुआ इंडिया आता है। और किस नदी के किनारे पहुंचा, व्यास नदी के किनारे। उसके सिपाहियों ने बोला कि व्यास इत्यादि को हम पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रभुत्व स्टार्ट हो जाता है मगध वालों का। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगध जो कि बिहार में है, उसका इंफ्लुएंस का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, सुदूर आपको इंडिया के पश्चिमी भाग तक या उत्तरी भाग तक पहुंचा हुआ था। बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, इससे इनकार कर दिया कि भारत के उस समय के जो आगे के बड़े शासक थे, उनके पास पैदल, रथ और